युवा और महत्वाकांक्षी लॉरा पामर फिल्म उद्योग में काम करती हैं। उन्हें पृथ्वी की अधिक जनसंख्या या संवेदनशील पौधों के बारे में अनगिनत हास्यास्पद स्क्रिप्ट विचार सुनने पड़ते हैं, फिर भी वह हमेशा लेखकों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करती हैं, उनके विचारों की प्रशंसा करती हैं और एक दिन उन्हें वापस बुलाने का वादा करती हैं। उनके पति उनसे मिलने आते हैं। अब महीनों से वे अपने तलाक को सौहार्दपूर्ण ढंग से अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। टोनी उनकी कहानी को ऐसे बताता है जैसे कि यह एक स्क्रिप्ट हो जिसे वह लिखता था, लेकिन वर्षों से वह अवसाद से पीड़ित है और एक भी विचार बेचने में असमर्थ है। लॉरा उसे उसकी शराब की लत के बारे में याद दिलाती है, एक ऐसा विषय जिस पर टोनी अजीब तरह से चर्चा करने से मना कर देता है। हालांकि वह अपने पिछले प्यार को नहीं भूल सकता और अपनी शादी को सुधारने की उम्मीद करता है, खासकर जब से उनकी बेटी अन्ना उनके चल रहे युद्ध से पीड़ित है। लेकिन लॉरा उस दिनचर्या में वापस जाने से इनकार करती है। वह एक उभरती हुई स्टार है जिसे आकर्षक नए अनुबंध मिल रहे हैं। जाने से पहले उसका पति उसे याद दिलाता है कि यह उनकी बेटी का जन्मदिन है। लॉरा को दिखावा करना पड़ता है कि उसे याद है। जैसे ही टोनी जाता है, वह तुरंत अपने सहायक क्रिश्चियन से अन्ना के लिए केक मंगवाने के लिए कहती है। तभी एक प्रतियोगी उसके पास आता है और घोषणा करता है कि अरबपति स्नेल सीनियर का निजी जेट आ गया है। इसका मतलब है कि उसने अपने नए प्रोजेक्ट में शेयरधारक बनने के लिए किसी को चुना है और प्रतियोगी का मानना है कि वह होगी। लॉरा रिसेप्शन पर जाती है जहां वह स्नेल के बेटे सेबेस्टियन से मिलती है, जो उसकी भाग्यशाली घड़ी पर मजाक उड़ाता है जिसे वह केवल दुर्लभ विशेष अवसरों पर पहनती है। वह जानना चाहती है कि विमान किसके लिए आया है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को देखने के लिए बार्सिलोना जाने की योजना बनाई थी। लेकिन सेबेस्टियन इस विषय को टालता है, इसके बजाय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक की अप्रत्याशित मौत के बारे में बात करता है। आखिरकार वह स्वीकार करता है कि उसके पिता ने लॉरा के प्रतिद्वंद्वी को चुना है, इसलिए वह अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र है। लॉरा को परेशान न होने का नाटक करना चाहिए। वह अपनी प्रतिद्वंद्वी को सफलता के लिए बधाई देती है और उस फिल्म के कथानक का संक्षेप में सारांश देती है जिसे वह प्रस्तुत करने वाली है। अंत में महिला लाइव टेलीविजन पर पत्रकारों के झुंड के सामने खुद को शर्मिंदा करती है, जबकि लॉरा अपने बदला लेने से संतुष्ट होकर प्रस्तुति छोड़ देती है। घर के रास्ते में टोनी उसे फोन करता है, टिकटों के लिए अचानक उन्माद से हैरान, जैसे कि सभी को तुरंत कहीं यात्रा करने की आवश्यकता थी। लेकिन क्रिश्चियन उसे चौंकाने वाली खबर के साथ बाधित करता है। दो कुलीनों की मृत्यु के बाद पोप का भी अचानक निधन हो गया है। तभी लॉरा को स्नेल सीनियर के जेट में सवार होने का निमंत्रण मिलता है, जो अलास्का के लिए उड़ान भर रहा है। विमान में उसके साथ वह अमीर आदमी भी है जो उन अकारण मौतों से परेशान था जिन्होंने सिर्फ एक दिन में उसे फोर्ब्स रैंकिंग में ऊपर पहुंचा दिया। उससे बात करते समय लॉरा उसके दांतों की अप्राकृतिक चमक से प्रभावित होती है। बाद में दोनों अन्ना को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए एक ही समय पर कॉल करते हैं, लेकिन लड़की स्क्रीन से बचती है। टोनी ने लॉरा से कहा कि वह उसे अपनी बेटी के साथ कुछ समय अकेले बिताने दे, जिस पर वह कानूनी धमकियों के साथ जवाब देती है। जल्द ही विमान बर्फीले अलास्का में उतरता है। लॉरा की मुलाकात स्नेल के सहायक से होती है, जो उसे फर के कपड़े देता है। उसे बाकी का रास्ता डॉग स्लेज से तय करना होगा। यात्रा के दौरान उसका गाइड बताता है कि वह स्नेल के एक विभाग की प्रभारी होगी, एक ऐसी भूमिका जो उसकी संपत्ति में बहुत वृद्धि करेगी। लॉरा को एक बस्ती में लाया जाता है जहां स्नेल खुद नए आगमन का स्वागत करता है। वह अलास्का के पहले बसने वालों के बारे में बात करता है, जिनके सम्मान में उसने लोगों को उन अग्रदूतों की याद दिलाने के लिए ये शिविर बनाया था जिन्होंने अपने हाथों से अपना भाग्य बनाया था। वह आलस्य और कमजोरी के सख्त खिलाफ है, समानता और विविधता के नारे की अवहेलना करता है। उनका मानना है कि केवल अमीर लोग ही उद्योगों का निर्माण करके दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने भविष्य के शेयरधारकों को यहाँ आमंत्रित किया, ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि सोना उन लोगों का है जो ठंड का सामना करने और जमी हुई जमीन में अपनी कुल्हाड़ी मारने की हिम्मत रखते हैं। संभावित शेयरधारकों में से एक श्री आई संशय में है। आखिरकार नई परियोजना में वित्तीय सहायता की कमी है, लेकिन स्नेल तुरंत कंपनी के शेयरों को अपनी परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर देता है। बाद में स्नेल सीनियर लॉरा से निजी तौर पर बात करता है। उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन उससे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है। वे बच्चों के बारे में चर्चा करते हैं और लॉरा स्वीकार करती है कि वह अपनी बेटी को भी नहीं समझती है। स्नेल उसे लंदन में रॉयल एस्टेट में होने वाली नीलामी में भाग लेने के लिए नियुक्त करता है। उसका काम एक तमाशा बनाने और नए प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द उत्साह पैदा करने के लिए सबसे अधिक राशि की बोली लगाना है। अगली सुबह लॉरा लंदन लौटती है। मी आई उसके साथ फ्लाइट में है और कबूल करता है कि उसे शरणार्थी शिविरों का निरीक्षण करने के लिए सिसिली भेजा गया है। वह अपने देश से भागने वालों के बारे में तिरस्कारपूर्वक बात करता है। लॉरा अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बताती है कि अन्ना एक दोस्त के घर पर रुकी थी। इसलिए लॉरा एक समाचार पोर्टल खोलती है, केवल ये पता लगाने के लिए कि दुनिया अराजकता में है। हर जगह एक अजीब महामारी फैल रही है। एक एक करके ग्रह पर सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग मर रहे हैं और कोई भी यह नहीं बता सकता कि क्यों। हवाई अड्डे पर क्रिश्चियन लॉरा का अभिवादन करता है और वह अचानक उससे एक अजीब सवाल पूछती है, क्या वह वास्तव में अमीर है। वह खुद को समझाती है कि अभी के लिए वह अभी भी सीढ़ी के मध्य स्तर के पायदान पर ही है। वे नीलामी में पहुंचते हैं और सही समय पर लॉरा उपस्थित शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत लॉट में से एक के लिए अत्यधिक उच्च बोली की घोषणा करती है। अप्रत्याशित रूप से अन्ना उसे बुलाती है और लॉरा को हॉल से बाहर निकलना पड़ता है। तभी उसे चीखें सुनाई देती हैं। वह व्यक्ति जिसने अभी अभी $2 मिलियन की पेंटिंग जीती थी वहीं गिर जाता है और मर जाता है। दुनिया भर में अराजकता फैल जाती है। लोगों को अब यकीन हो गया है कि एक रहस्यमय फ्लू विशेष रूप से सबसे अमीर नागरिकों को निशाना बना रहा है। अर्थव्यवस्था ढहने की ओर बढ़ रही है क्योंकि अभिजात वर्ग अपनी संपत्ति से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वायरस जैसी दिखने वाली यह बीमारी सिर्फ उच्च वर्ग को ही संक्रमित करती है।
लॉरा को चिंता होने लगती है। अचानक उसकी माँ स्पेन से फोन करती है, उसे बताती है कि अन्ना उसके साथ रह रही है क्योंकि न तो लॉरा और न ही टोनी उनके मुद्दों को हल कर सकते हैं। लॉरा अपनी माँ के हस्तक्षेप से नाराज होती है, लेकिन महिला दृढ़ निश्चय के साथ फोन काट देती है। लॉरा बार्सिलोना जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वह स्नेल जूनियर से मिलती है, जो उसकी तेजी से बढ़ती प्रगति से नाराज है। उसके पिता ने यह भी नहीं पूछा था कि लॉरा के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं। अब वह अमीर है और अपने लिए नई घड़ियां खरीद सकती है। इस बीच उसके पिता ने अपनी सारी दौलत दान में लगा दी थी, लेकिन सेबस्टियन ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी आर्थिक आज़ादी सुरक्षित कर ली थी। वह अपने पिता के फैसलों पर हंसता है, जबकि लॉरा अचानक उसके दांतों की चमक को देखती है। बाद में क्रिश्चियन उसे बताता है कि आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, जिससे स्पेन के लिए निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। वह उसे किसी भी उपलब्ध परिवहन पर टिकट खोजने का आदेश देती है, जितना महंगा होगा उतना ही बेहतर होगा। इस बीच वह शांति से भरी सड़कों से घर की ओर जाती है। रास्ते में वह स्नेल एंटरप्राइज से अपने बिजनेस पार्टनर को फोन करती है। वह उसे बताता है कि वह काफी अमीर हो गई है, लेकिन अपने पैसे खर्च करने का एकमात्र तरीका किसी और को संपत्ति हस्तांतरित करना है, अगर उसे कोई ऐसा मिल भी जाए जो उन्हें लेने को तैयार हो। घर पर लॉरा अपनी सारी कीमती चीजें इकट्ठा करती है, यह महसूस करते हुए कि पैसे का अब कोई मूल्य नहीं है। अचानक सैनिक उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसे सुरक्षा में रखने की पेशकश करते हैं। वह सहमत होने का दिखावा करती है, लेकिन फायर एस्केप से बचकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां क्रिश्चियन उसे कार्गो फ्लाइट के लिए टिकट लेकर मिलता है। प्रस्थान से पहले वह अप्रत्याशित रूप से क्रिश्चियन को कुछ दस्तावेज सौंपती है, जिसमें वह बताती है कि तलाक के कारण उसे अपनी संपत्ति किसी और को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है और उसे हस्ताक्षर करने का अवसर देती है। क्रिश्चियन उसके इशारे का सही अर्थ समझ जाता है और वहां से चला जाता है। विमान उड़ान भरता है। उड़ान के दौरान यात्री चिंतित और असहज बहस करना शुरू कर देते हैं। जब एक बुजुर्ग महिला दूसरे यात्री के दांतों की चमक को देखती है तो वह उस पर हमला करती है। संघर्ष में वे गलती से विमान का दरवाजा खोल देते हैं और दोनों आसमान में गिर जाते हैं। अंत में विमान स्पेन में उतरता है, जो अब अराजकता में घिरा हुआ है। टोनी लॉरा से मिलता है और उसे उसकी मां के गांव ले जाता है। रास्ते में वे एक चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहां अधिकारी संक्रमण के लक्षण और किसी भी मूल्यवान वस्तु के लिए यात्रियों की जांच करते हैं। लॉरा अपने गहनों से भरे बैग के बारे में चिंतित है, लेकिन इससे पहले कि उनकी तलाशी ली जाए, एक ट्रक पुलिस वाहन से टकरा जाता है, जिससे ध्यान भंग होता है। मौके का फायदा उठाते हुए दंपत्ति भाग निकलते हैं। भयावह खबरें आने लगती हैं। लोग अमीर लोगों का पीछा कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और उनकी संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। सब कुछ जल रहा है, विस्फोट हो रहा है, सरकारें ढह गई हैं। आखिरकार टोनी और लॉरा अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। माता उनका अभिवादन करती है, हालांकि लॉरा उसके हस्तक्षेप से स्पष्ट रूप से नाखुश है। उसकी मां उसके अंधेपन पर चकित है। दुनिया ढह रही है, उसके सबसे अमीर साथी सामूहिक रूप से मर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनका मानना है कि पैसा उन्हें हर चीज से बचाएगा। फिर भी लॉरा अभी भी यह स्वीकार करने से इनकार करती है कि जैसा वह जानती थी वैसा जीवन खत्म हो गया है। लॉरा वहीं रहती है, हालांकि गांव वाले उसे संदेह की नजर से देखते हैं। उसकी एक पूर्व सहेली उसकी घड़ी देखती है और उसे याद दिलाती है कि उसने इसे वेट्रेस के रूप में अपने पहले वेतन से खरीदा था। इस बीच एक पड़ोसी एक सिद्धांत सुझाता है कि वायरस सामाजिक पदानुक्रम में नीचे की ओर बढ़ रहा है। वह जोर से सोचता है कि लॉरा की बारी कब आएगी। उस रात लॉरा टोनी को कबूल करती है कि वह कितनी अमीर है और उसे बताती है कि वह अपनी सारी संपत्ति क्रिश्चियन को सौंपने के लिए तैयार थी। उसे डर है कि वह पहले से ही संक्रमित है और वह वहां से जाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक उग्र भीड़ बाहर इकट्ठा हो जाती है और मांग करती है कि वह गंदी अमीर महिला अपने संक्रामक परिवार को अपने साथ ले जाए। लॉरा उनसे अन्ना और माता को छोड़ने की विनती करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर लॉरा का एक दोस्त उन्हें अपनी नाव देने की पेशकश करता है। परिवार जल्दी से नाव पर चढ़ जाता है और रात में रवाना हो जाता है। माता तंजानिया जाने का सुझाव देती है, जहां पहाड़ों में उसका एक दोस्त रहता है। वह उन्हें कुछ समय के लिए अपने साथ ले जा सकता है। हालांकि यह एक अविश्वसनीय रूप से लंबी यात्रा है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं, कई दिनों तक शांति से नौकायन करते हैं, लेकिन एक रात एक तूफान आ जाता है। तेज बारिश के बीच वे मदद के लिए पुकार सुनते हैं और एक युवा अश्वेत महिला को बचाते हैं, जो समुद्र में 6 दिन से भटक रही है। जिस क्षण वह होश में आती है, नाव पर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल जाती है। एक सैन्य सर्चलाइट तटरक्षक बल की एक गश्ती नाव उन्हें रोकती है। सैनिक आक्रामक तरीके से व्यवहार करते हैं। नाव पर सवार सभी लोगों की बेरहमी से जांच करते हैं, ये घोषणा करते हुए कि लीबिया शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। वे उन्हें अनुसरण करने का आदेश देते हैं। सुबह में लोगों को किनारे पर लाया जाता है और नाव से कूदकर बाकी रास्ता तैरने का आदेश दिया जाता है। परिवार और बचाई गई लड़की समुद्र तट पर पहुंचती है, जहां उन्हें उन सभी शरणार्थियों को समर्पित एक स्मारक मिलता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। एक पट्टिका उन्हें सूचित करती है कि वे लैम्पेडूसा द्वीप पर पहुंच गए हैं। कुछ ही दूरी पर एक शरणार्थी शिविर स्थापित किया गया है और वे उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर एक चेक पॉइंट उन्हें यूरोपीय और अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों में विभाजित करता है। माता ये साबित करने की कोशिश करती है कि अश्वेत लड़की उनकी दोस्त है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वास्तव में वह श्वेत नवागंतुकों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बाद में उन्हें पता चलता है कि यूरोप से सभी संबंध टूट चुके हैं। लॉरा उन्हें अपने कई धर्मार्थ दानों की याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। यहाँ न तो भोजन है, न ही सबसे बुनियादी दवाएं। परिवार शिविर में प्रवेश करता है, जहाँ उन्हें उस लड़की से पहचाना जाता है जिसे उन्होंने बचाया था। अब वह अपने लोगों के बीच थोड़ा भोजन और पानी खोजने में उनकी मदद करती है। अप्रत्याशित रूप से लॉरा मिस्टर आई से मिलती है। वह उसे बताता है कि गरीब
देश किसी तरह से जीवित हैं, जबकि यूरोप जल रहा है। वह उसे आश्रय खोजने और भोर तक बाहर न निकलने की सलाह देता है। वह उसे विदा देता है और जैसे ही वह अपना मुखौटा हटाता है, लॉरा उसके दांतों को अप्राकृतिक रूप से चमकते हुए देखती है। परिवार एक दूरस्थ तंबू ढूंढता है और रात के लिए अंदर छिप जाता है। लॉरा अपने पति से माफी मांगती है, लेकिन अचानक देखती है कि वह चुप है। वह उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहती है और महसूस करती है कि उसने उसके अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, उसकी सारी संपत्ति खुद को हस्तांतरित कर ली है। वे किनारे पर जाते हैं, जहां लॉरा टोनी को डांटती है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि यही कारण है कि उसने उसे दस्तावेज दिखाए। चाहे वह कितनी भी बहस करे, वह आश्वस्त है कि यह हमेशा उसकी योजना थी। उसने उसे अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए कहा। तभी उन्हें तंबू से अन्ना की चीख सुनाई देती है। दंपति वापस भागते हैं और पाते हैं कि दो आदमी लड़की को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई छिड़ जाती है। टोनी एक हमलावर से कुश्ती लड़ता है, जबकि लॉरा एक पत्थर पकड़ती है और दूसरे को मार देती है। उसकी बेटी और पति डरे हुए हैं क्योंकि वह दूसरे आदमी को खत्म कर देती है। भोर में बचे हुए लोग नाव से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे रात में अफ्रीकी तट के पास पहुंचते हैं, एक गश्ती जहाज उन्हें टक्कर मार देता है और उन्हें डुबो देता है। लॉरा पानी की सतह पर आती है, अन्ना की तलाश में, लेकिन बेहोश होने से पहले केवल अंधेरा पाती है। बाद में वह किनारे पर आ जाती है, जहां स्थानीय लोग भाग रहे शरणार्थियों को अस्वीकार करते हैं। वह एक बुजुर्ग महिला के पास शरण लेती है जो उसे कपड़े देती है। वेश बदलकर लॉरा किनारे पर लौटती है और बचाए गए बचे हुए लोगों का एक ट्रक पाती है, जिनमें अन्ना भी शामिल है। लेकिन टोनी समुद्र में डूब गया और माटा अपने घावों से मर गई। शरणार्थी बस्ती में ले जाए जाने पर उनका स्वागत भोजन, पानी और आश्रय के साथ किया जाता है। सुबह में नए लोग अपना सामान पेश करते हैं। सामुदायिक वस्तुओं को साझा किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत सामान को एक पूल में रखा जाता है जो किसी के लिए भी एक दिन के लिए उधार लेने के लिए उपलब्ध होता है। लॉरा अपनी घड़ी छोड़ देती है। जीवन सरल हो जाता है। श्रम, खेती, निर्माण और संसाधनों के दैनिक पुनर्वितरण पर केंद्रित होता है। एक शाम लॉरा, जो अब सीपियों को इकट्ठा और चमका रही है, अपनी घड़ी पहने हुए महिला के पास जाती है। वह एक सौदा पेश करती है, लेकिन जब महिला पूरी मुट्ठी भर लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तो लॉरा मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। महिला हिचकिचाती है, लॉरा के चमकते हुए दांतों को घूरती है। एक शक्तिशाली अवधारणा वाली लेकिन अधूरी क्षमता वाली फिल्म हमें सामाजिक संरचनाओं की नाजुकता की याद दिलाती है और कैसे खेल के नियमों को बदलने पर अमीर और गरीब के बीच की सीमाएं मिट सकती हैं। लेकिन क्या मानव स्वभाव कभी बदलेगा?